मित्रों, लास्ट टाइम हमने बासेल नॉर्म्स एंड आरबीआई का प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क देख लिया था। अब आगे बढ़ते हैं, ये एनपीए एंड ट्विन बैलेंस शीट की समस्या। लास्ट ईयर के इकोनॉमिक सर्वे में भी अरविंद सुब्रमण्यम ने यही बातें करी थी कि भारत में ट्विन बैलेंस शीट की समस्या है, मतलब सरकारी बैंक और बड़े कॉरपोरेट्स दोनों के अंदर नुकसानी चल रही है। एंड देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ चक्रव्यूह चैलेंज, कि ये बड़ी कंपनियां खड़ी तो हो जाती हैं लेकिन फिर वो नुकसान करे फिर भी उनका धंधा चलते ही रहता है। अब इस साल के सर्वे में वापस वही बातें रिसाइकल हो रही हैं कि चैप्टर 4 है ये फेस्टरिंग ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। उसके बाद बजट 2017, वहाँ पर भी ये एनपीए प्रॉब्लम, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, इंद्रधनुष योजना वगैरह की बात करी गई है। सो बेसिकली अरविंद सुब्रमण्यम इज लाइक चेतन भगत ऑफ इकोनॉमिक सर्वे। अब तक उन्होंने 3 सर्वे लिखे हैं, बट वही कुछ थीम ऐसे हैं जो पकड़ के रखें जो हर बार चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट सर्वे में बोला कि ये एनपीए एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जो समस्या है उससे लड़ने के लिए एक इंडिपेंडेंट रीनेगोशिएशन कमीशन होना चाहिए। और उसके बाद तीसरा जो सर्वे लिखा, द लेटेस्ट वन, वहाँ पर वही बात रिसाइकल करके बोल दी कि भाई एनपीए से लड़ने के लिए एक अलग से पारा नाम का बैड बैंक होना चाहिए। सिमिलरली चाहे टैक्स की बात हो, लेबर रिफॉर्म, सब्सिडी रिफॉर्म्स, वो चल रहा है। तो जो 3 सालों से हमने वही घिसा पीटा एक बड़ा सा बोझा अपने कंधे पे लेके घूमना पड़ रहा है। और यूपीएससी को भी अब एक आदत लग गई है कि पिछले 1.5-2 साल पुराने जो टॉपिक्स थे उसको भी कंटेम्पररी समझ के बोल के वो लोग पूछ रहे हैं। आप 2016 प्रीलिम का पेपर देखेंगे, देन यू विल रियलाइज। सो देयरफॉर इन दिस बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे 2017, व्हाट आई एम डूइंग इज, जो पुराना ये सारे 3 साल से जो चल रहा है, उन थियरी है करंट कंटेम्पररी, उसको कंप्रेस कर रहा हूँ, कंसोलिडेट कर रहा हूँ, प्लस द लेटेस्ट सर्वे, बजट और बाकी करंट डेवलपमेंट्स उसमें अपडेट किए। एंड लाइक दैट आई एम मेकिंग दिस थिंग, ताकि जल्दी से अपना रिविजन हो सके। माई पॉइंट इज़, एज मच एज आई हेट टीचिंग दी ओल्ड थिंग्स अगेन, ये मजबूरी में वापस पढ़ाना पड़ रहा है और आपको पढ़ना पड़ रहा है। बट ऐसा भी आप दिमाग में मत रखिए कि ये तो एनपीए और ट्विन बैलेंस शीट तो मुझे लास्ट ईयर का पता ही है, तो मैं वापस नहीं देखूंगा, मैं केवल ये पारा बैड बैंक की 5 स्लाइड देख लूँ और मेरा काम हो जाए, देन इट विल बी अ रॉन्ग स्ट्रेटेजी। खैर, भारत के अंदर एनपीए की समस्या। सो टोटल एनपीए भारत में कितना है, ये आंकड़ा आपने रट लेना है, 9.6 लाख करोड़ रुपीज़। 31 दिसंबर 2016 तक इतना भारतीय बैंकों के अंदर एनपीए था। और आप ग्राफ में पाएंगे कि मेजॉरिटी ऑफ दिस एनपीए इज कॉन्सेंट्रेटेड अमॉन्ग द पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड माइनॉरिटी इन द प्राइवेट बैंक्स। और क्योंकि ये बहुत सारा एनपी है तो सरकारी बैंकों में और बड़े कॉरपोरेट हाउस में उन दोनों की बैलेंस शीट अब कमज़ोर हो गई है। दैट इज़ द ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, दोहरे तुलन पत्र की चुनौती। सर्वे ने ब्रिक्स देशों में कंपैरिजन किया तो पता चला कि चाइना के अंदर जितनी भी लोन का पैसा दिया गया है उनकी बैंकों ने, उसका हार्डली 1.7% हैज़ टर्न इनटू एनपीए। सबसे ज़्यादा है रशिया के अंदर 9.2%, और रशिया के बाद अपना दूसरा नंबर आता है 9.1% एनपीए। और यहाँ पर अगर हम केवल पब्लिक सेक्टर बैंक पे फोकस करें तो पता चलेगा कि उन्होंने जितना लोन में पैसा घुमा उसका 12% तो एनपीए हो गया है। मतलब इतनी बड़ी समस्या है, उससे लड़ना ज़रूरी है। ये एनपीए और ट्विन बैलेंस शीट की समस्या आई कैसे? सर्वे बोलता है 3 स्टेज में ये काम हुआ है और उसके सामने लड़ने के लिए अलग अलग जो योजनाएं की गई, 3R फ्रेमवर्क, SDR, S4A, अप टू दिस लेटेस्ट इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, ये क्या है आज पढ़ेंगे। देन सर्वे सेज कि ये सारे उपाय तो फेल हो गए, सो लेट अस बेटर क्रिएट अ सेपरेट बैड बैंक जिसका नाम हो पारा, और उसको बनाने के लिए पैसा किधर से आए? सर्वे बोलता है कि 500,000 के नोट जो बंद करने पर आरबीआई को ढेर सारा मुनाफा हो गया, वो पैसा इधर डालना चाहिए। एंड लास्टली ये सब कुछ सॉल्व भी हो जाए, देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ मॉरल हैज़ार्ड। तो उससे लड़ने के लिए 4R एंड 4D क्या है, वो सब आज हम ख़त्म करेंगे। सबसे पहले ये वाली बात कि एनपीए का और ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम आया कैसे। जैसे कैंसर धीरे धीरे स्टेज वाइज बढ़ते रहता है, उसी प्रकार सर्वे बोलता है ये ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम 3 स्टेज में आया है। बिफोर दिस ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस एंड सबप्राइम क्राइसिस देयर वाज अ बूम पीरियड, सो एट दैट टाइम देयर वाज अ सर्ज इन बोरोइंग। उसके बाद ये अपना ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, पॉलिसी पैरालिसिस, तो कॉर्पोरेट्स की जो भी वो गुड्स एंड सर्विसेज बेच रहे थे वहाँ पर देयर वाज अ फॉल इन डिमांड। एंड अल्टीमेटली इन दिस थर्ड स्टेज दे हैड द डेट सर्विसिंग प्रॉब्लम, कि मुद्दत तो ठीक, लोन का ब्याज चुकाना भी मुश्किल हो गया। सो एनपीए का प्रॉब्लम, और उसके चलते सरकारी बैंकों में और कॉर्पोरेट्स के अंदर ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम आया। नाउ ईच स्टेज जो सर्वे में दिया है हम उस प्रकार से पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टेज वॉज द सर्ज इन द बोरोइंग। मित्रों, आप सबप्राइम क्राइसिस से पहले का 2000 से लेके 2005, 6, 7 तक का पीरियड देखिए, आप पाएंगे कि सभी इकोनॉमी 9 से 10% ग्रो कर रही थी, चाहे वो
चाइना हो, इंडिया हो और इवन पाकिस्तान भी। और उसका कारण ये था कि सबप्राइम क्राइसिस के चलते जो एसेट बबल का निर्माण हो रहा था, वहाँ से कुछ फॉरेन इन्वेस्टर अपना पैसा ये इमर्जिंग इकोनॉमीज़ के अंदर पंप कर रहे थे। लेकिन अपने उद्योगपतियों ने इसका इंटरप्रिटेशन उल्टा निकाल लिया कि ये अमेरिका के चलते नहीं, लेकिन जो हमने 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स लिए थे नरसिम्हा राव ने, उसके चलते ये हमारा बच्चा बड़ा हो गया है। देयरफॉर वी आर ग्रोइंग एट 9 and 10%। और ये तो मतलब जैसे चाइना के अंदर उनका पूरी डेंग जियोपिंग ने अपने जो उनके समय में एलपीजी रिफॉर्म्स के चलते उनकी इकोनॉमी जैसे 10% पे ग्रो करती है, अब हमारी भी चल जाएगी और अगले एक दशक तक हम 9-10% पे ग्रो करते रहेंगे। मतलब कि लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा, जितना हो सके उतना पैसा हम नए हाईवे, शॉपिंग मॉल्स, एयरपोर्ट वगैरह बनाने में लगा दें, ताकि जो नवीन मध्यम वर्ग का उदय होता रहे, डेमोग्राफिक डिविडेंड के चलते नई नई लोग आते रहें, ठीक, उन सबको हम ये सारी चीज़ें बेचेंगे और हम अरबोपति बन जाएंगे। सो देयरफॉर फॉरेन इन्वेस्टर एंड लोकल कॉरपोरेट्स सभी ने शेयर आईपीओ इशू किए, बॉन्ड इशू किए, बैंकों से कर्जा लिया, जो हो सके उस प्रकार से कैपिटल जमा करके निवेश भारत के अंदर करते रहे। तो आप पाएंगे कि देखिए प्री क्राइसिस पीरियड में इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो ऑलमोस्ट 39-40% था और फिर क्राइसिस के बाद वो एकदम घट गया है। खैर, तो ये जो शुरुआती समय था जब ये सभी उद्योगपतियों ने बैंकों से बहुत सारा कर्जा लिया और उसकी मदद से उन्होंने अलग अलग बिजनेस प्रोजेक्ट शुरू किए। दिस वॉज द फर्स्ट स्टेज। एंड देन इन द सेकंड स्टेज ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, जिसके चलते विदेशों से भारतीय गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कम होने लगती है। तो देयरफॉर लोकल डिमांड भी कम होने लगेगी। तो अपनी आईटी, कॉल सेंटर, आउटसोर्सिंग, वो उन सब में मंदी आ गई। उसी प्रकार विदेश से भारत के अंदर टूरिस्ट भी कम आने लगे, तो एविएशन इंडस्ट्री को फटका लगा। टेक्सटाइल में अपने उद्योग तो वैसे भी समस्या थी, तो सामने बांग्लादेश, वियतनाम, उनके भी साथ हमारा कंपटीशन पहले से बढ़ने लगा। सो बिकॉज ऑफ दैट देयर वाज फॉल इन डिमांड ऑफ इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज इन द फॉरेन मार्केट। अब ये डिमांड को बूस्ट करने के लिए एविएशन इंडस्ट्री में दे स्टार्टेड दिस प्राइस वॉर्स कि एकदम डिस्काउंट में आपको 1000 रुपये में टिकट दे देंगे, 1 रुपये में टिकट दे देंगे, लाइक दैट दे विल रन दी ऑफर्स। तो वो प्राइस वॉर के चलते टेलीकॉम एंड एविएशन सेक्टर बोथ, वहाँ पर उनके और ब्लीडिंग बैलेंस शीट प्रॉब्लम शुरू हुआ। ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर भी मंदी आ गई थी, लेकिन उन्होंने सरकार के सामने बहुत लॉबिंग किया। अल्टीमेटली दे गॉट फिजल स्टिम्युलस, मतलब कि कुछ समय के लिए उनके ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी माफ लगती थी वो कम कर दी गई। जो 24% था 8% कर दिया, कुछ को माफ़ी दे दी गई, कुछ को लोन इंटरेस्ट सब्सिडी दिया गया वगैरह वगैरह। तो वो तो अपना काम कर रहे थे, लेकिन एविएशन सेक्टर को ऐसा स्टिम्युलस मिला नहीं। उल्टा, जैसे कि एडिंग इंसल्ट टू द इंजरी, उनके जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल होता है एटीएफ, उसके ऊपर केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने और टैक्स बढ़ा दिया। तो एक तो वैसे भी बैलेंस शीट ब्लीडिंग हो रहा था एंड देन और खर्चा बढ़ गया। इसी समय में डॉलर के अनुपात में अपना भारत का रुपया कमज़ोर होने लगा। जो पहले $1 40 में बिकता था, वो ऑलमोस्ट 69 रुपीज़ 70 तक पहुंचने लगा। अगर भारत का रुपया कमज़ोर हो जाता है तो वो एक्सपोर्टर के लिए तो खुशी की बात है, क्योंकि बाहर के लोगों को ये चीज़ सस्ती लगेगी एंड दे विल परचेज मोर एंड सो ऑन। लेकिन जिन उद्योगपतियों ने बाहर से लोन में पैसा लिया है एज एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, फॉरेन डेट वगैरह, उनके सामने समस्या ये हुई, पर्टिकुलरली एविएशन सेक्टर, कि एक तो वैसे ही पैसा कुछ आ नहीं रहा है और उसको भी रुपये का डॉलर में तब्दील करके वहाँ पर भेजना है, तो आप सोचिए कितना नुकसान हो रहा था। एंड एडिशनली क्योंकि रुपया कमज़ोर हो गया तो क्रूड ऑयल महंगा हो गया, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, और उसके ऊपर टैक्स भी लगता था, तो वो बहुत ज़्यादा नुकसानी करने लगा। सो बिकॉज ऑफ दैट दिस कंपनीज वेर अनेबल टू मेक प्रॉफिट। देन 2G स्कैम, कोल स्कैम, CWG स्कैम, उसके चलते जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल इंटरवेंशन बढ़ने लगा। मिनिस्टर्स और IAS ऑफिसर दे स्टार्टेड बिकमिंग हेजिटेंट, कोई फाल पे वो निर्णय लेने से बचने लगे। पॉलिसी पैरालिसिस की परिस्थिति आ गई कि नहीं, कोई माइनिंग सेक्टर में क्लियरेंस देना है, मान लीजिए कोई हाईवे टोल है, वहाँ पर उसका चार्जेस बढ़ाने हैं कुछ भी, या फिर कि कोई इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है वो बोल रही है कि हमें नुकसान हो रहा है तो आप इलेक्ट्रिसिटी की टैरिफ हमको बढ़ाने की अनुमति दीजिए, वो कोई निर्णय ले ही नहीं रहे थे। देयर वाज अ प्रॉब्लम ऑफ पॉलिसी पैरालिसिस। सो बिकॉज ऑफ दैट इवन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जो प्रोजेक्ट थे वहाँ पर भी प्रॉब्लम हो रहा था कि कुछ पैसा आ नहीं रहा था। सो क्या करूँ, सेल्स बढ़ाऊँ तो कैसे, फॉल इन डिमांड, दैट वाज द स्टेज 2। एंड पैरेलल टू दिस देयर वाज अ प्रॉब्लम ऑफ डबल डिजिट इन्फ्लेशन। अब महंगाई से लड़ने के लिए RBI क्या करेगी, अपना रेपो रेट बढ़ाएगी, तो बाजार के अंदर बोरोइंग के जो मतलब लैंडिंग रेट्स दे विल इंक्रीज इवन फर्दर,
तो ये उद्योगपति नई भी लोन लेके अब मैं अपना कुछ और काम कर लूँ, वर्किंग कैपिटल मिल जाए, वो भी पहले से मुश्किल होने लगा। नाउ बिकॉज ऑफ ऑल दिस प्रॉब्लम इन स्टेज 2 देन केम द स्टेज 3 डेट सर्विसिंग प्रॉब्लम, कि मुद्दत तो क्या ब्याज भी चुकाना मुश्किल है। 40% ऑफ द कॉर्पोरेट लोन्स, वो ऐसी कंपनियां अब हो गई IC1 कंपनी बोलते हैं, मतलब जहां इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज लेस देन 1, अर्थात कि उन कंपनियों के पास इतना भी रेवेन्यू नहीं आ रहा है कि वो अपने लोन का ब्याज का पैसा भी चुका सके। और उनमें से कुछ कंपनियों ने फिर प्रयत्न किया कि वापस नई लोन लेके हम पुरानी लोन का बकाया चुकता करें, सो एवरग्रीनिंग ऑफ द लोन्स, तो वो भी एक समस्या होने लगी। कुछ कंपनियों ने प्रयत्न किया कि हम अपने ये एयरप्लेन या प्रोजेक्ट वो किसी और कंपनी को बेच के निकल जाते हैं, लेकिन पूरे बाजार में सभी खिलाड़ियों की परिस्थिति ऐसी कमज़ोर हो गई थी कि वो अगर बेचे तो भी सामने कुछ पैसा आने वाला नहीं था। सो ऑल एंड ऑल बहुत प्रॉब्लम आने लगे, मुद्दत तो क्या ब्याज भी चुकाना मुश्किल है। सर्वे ने यही सारी बातें ग्राफ से भी दिखाई हैं। आप देखिए 2004, 5, 6, 7 तक का पीरियड, तब देयर वाज अ बूम पीरियड, तो सर्ज इन बोरोइंग और कंपनियों को मुनाफा भी ज़्यादा हो रहा था, तो वो अपना ब्याज मुद्दत नियमित रूप से चुका रहे थे। सो यू कैन सी कि NPA कैसे कम हो रहा था उस समय में। और फिर ये 2007-8 के अंदर सब प्राइम क्राइसिस, उसके बाद ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, तो आप देखिए धीरे धीरे अब वो कैसे NPA बढ़ने लगा, और बढ़ते बढ़ते 2017 तक हम पहुँचे तो 9.1% सभी बैंकों के अंदर NPA, और केवल पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें तो 12%। एक और बात दोस्तों, यहाँ पर FY16 लिखा है, उसका मतलब फाइनेंशियल ईयर 2015-16, 31 मार्च 2016 को ख़त्म होने वाला वित्तीय वर्ष, दैट इज़ FY16। सिमिलरली ये H117 लिखा है, मतलब कि फर्स्ट हाफ ऑफ दिस 2016-17, क्योंकि स्वाभाविक है सर्वे के पास तो उतना ही आंकड़ा होगा। क्या तो ये ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम और कैसे 3 स्टेज में ये कैंसर पूरी इकोनॉमी में फैल गया हमने देखा। फिर भी सर्वे बोलता है कि अपना केस यूनिक है, वो इसलिए कि इवन ईस्ट एशियन इकोनॉमीज, US, UK, इन सब में इस प्रकार की इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी जिसके चलते उनकी कंपनियों का NPA बढ़ गया था। भारत के अंदर भी 2010 से ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम तो आ गया, लेकिन जैसे वो ईस्ट एशिया और US, UK कोलैप्स हो गया, ऐसा हमारे यहाँ परिस्थिति नहीं आई है। वी स्टिल मैनेज टू गेट अ डिसेंट ग्रोथ रेट ऑफ 7 to 8%। ऐसा भी नहीं हुआ कि अचानक से ये देखिए विजय माल्या का NPA हो गया, ये वो करके सामान्य लोग सीधे लाइन में खड़े हो गए और बैंकों को के सामने कि हमारा पैसा वापस करो ही करो। देयर वेर नो बैंक रन्स लाइक दैट, क्योंकि भारत के अंदर ज़्यादातर NPA हमने देखा पहले ही ग्राफ में, मेजोरिटी ऑफ द NPA इज कॉन्सनट्रेटेड अमॉन्ग द पब्लिक सेक्टर बैंक, और सभी निवेशकों को, सभी डिपॉजिटर को ये विश्वास है कि सरकारी बैंक, मतलब बैकएंड में सरकार ने उसको सॉवरिन बैकिंग है, राइट। तो भले उद्योगपति पैसा वापस नहीं करे तो भी हमारी डिपॉजिट तो सुरक्षित है, वो सरकार हमें पैसा वापस करेगी। सो नो बडी इज फीलिंग लाइक दैट, देयर आर नो बैंक रन इन इंडिया, जैसा कि दूसरी इकोनॉमी में हो जाता है। और भारत के अंदर ये होम लोन्स, ऑटो लोन्स, इन सब के अंदर तो NPA की समस्या नहीं है, रिटेल में नहीं। ज़्यादातर दिस NPA प्रॉब्लम इज कॉन्सेंट्रेटेड अमॉन्ग द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कॉर्पोरेट लोन्स, और वहाँ पर भी इस प्रकार से लोन लेके वो एक्सेस कैपेसिटी, जैसे थर्मल प्लांट बहुत बड़ा कर दिया, या एयरपोर्ट या हाईवे वगैरह, अब क्योंकि अभी काम नहीं हो रहा है तो देयर इज़ अ फॉल इन प्रोडक्शन, बट ऐसा नहीं कि पूरा मतलब कि एयरपोर्ट चलना ही बंद हो गया है। सो देयरफॉर वी आर नॉट कोलैप्सिंग। सर भी ये भी प्रश्न करता है कि क्या भारत और चाइना का ग्रोथ मॉडल ही जिम्मेदार है ये ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम के लिए, क्योंकि इन बोथ द कंट्रीज, भारत एंड चाइना, सरकार की ये नीति रही है कि वो बैंकों को बोलती है कि आप उद्योगपतियों को डेट होगा, आप उद्योगपतियों को लोन में पैसा दीजिए ताकि वो नए कोई फैक्ट्री वगैरह शुरू करें जिसकी मदद से अपना GDP बढ़े, रोजगार बढ़े एंड सो। तो ये काम तो बढ़िया रूप से चला, बस समस्या आ गई जब ये ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई, एंड देन दिस 3 स्टेज प्रॉब्लम। सो परहैप्स दिस ग्रोथ मॉडल दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। भविष्य में क्या होगा? सर्वे प्रोजेक्शन 2 टाइप के करता है। एक है फिनिक्स सिनेरियो, अचानक से अपना ये ग्रोथ रेट 7 to 8% से बढ़ के 10-11% हो जाए, तो उसका मतलब कि जमकर प्रोडक्शन होगा, खरीदारी होगी, तो अपने आप कैश फ्लो इतना आ जाएगा कि कंपनी वाले अपने ब्याज मुद्दल का पैसा वापस कर देंगे एंड NPA विल बी सॉल्व। सो दैट विल बी फिनिक्स सिनेरियो कि अचानक से आग में से वो मतलब पक्षी निकल जाता है। एंड सेकंड विल बी आइदर दिस, और सेकंड विल बी कंटेनमेंट सिनेरियो कि भले हम 10-11% ग्रोथ रेट ना आए तो भी धीरे धीरे करके अपनी GDP एब्सोल्यूट टर्म में तो GDP बढ़ता ही रहेगा, राइट। से अभी 2 ट्रिलियन है, मे बी आफ्टर सम ईयर वी कैन गेट 4 ट्रिलियन। सो इन दैट फेज NPA एज अ परसेंटेज ऑफ GDP वो एकदम अपना पाई चार्ट में बहुत छोटा हो जाएगा, लाइक दिस। सो देन NPA विल श्रिंक, और उसके बाद ये जुडिशरी एंड पब्लिक डिबेट के अंदर NPA कोई बड़ा मुद्दा रहेगा नहीं। तो
मतलब हम कुछ करें या ना करें, ये एनपीए की समस्या वो कभी ना कभी तो अपने आप सॉल्व हो ही जाएगी इस प्रकार से। लेकिन सर्वे बोलता है वी शुड नॉट गेट कम्प्लेसेंट, कैजुअली हमने ये चीज़ नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज आफ्टर दिस एनपीए प्रॉब्लम नाउ बैंक्स हैव बिकम वेरी कॉशियस इन द लैंडिंग ऑपरेशन, जिसके चलते एनपीए बिजनेस को खतरा है। देखिए बैंक फूक फूक के लोन दे रहे हैं, उससे एग्रीकल्चर लोन में तो नुकसानी कमी नहीं आई है, क्योंकि वहाँ पर आपको पता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स होते हैं कि साल का पूरा जो लोन में पैसा जाता है उसका 40% हैज़ टू गो इन प्रायोरिटी सेक्टर, उसका भी 10% इन द एग्रीकल्चर एंड 8% इज ईयर मार्क फॉर द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। तो उनको तो कायदे से वो चीज़ें मिलती रहती हैं। होम लोन के अंदर भी कमी नहीं आई है, क्योंकि वहाँ पर तो ज़्यादा लोन डिफॉल्ट हुए ही नहीं थे, तो बैंक वाले जमकर पैसा दे रहे हैं। कॉरपोरेट्स को हाँ पहले से अब लोन में पैसा देने से बैंक वाले डरते हैं, लेकिन उद्योगपतियों को उससे ज़्यादा टेंशन नहीं आया, बिकॉज दे कैन ऑलवेज अप्रोच द कैपिटल मार्केट, वहाँ अपने नए कोई शेयर बॉन्ड इशू कर दिया और नया वर्किंग कैपिटल जमा कर लिया, सो दे आर ऑल्सो लेस हर्ट। सबसे ज़्यादा तकलीफ आ रही है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को, एमएसएमई, क्योंकि वो लोग बड़े कॉरपोरेट्स की तरह कैपिटल मार्केट में जाके अपने शेयर बॉन्ड इशू कर नहीं सकते। उनकी मदद के लिए सरकार ने एक मुद्रा बैंक बनाया, जो कि नीचे अलग अलग बैंकों को रीफाइनेंस में पैसा देगा, और वो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अनुसंधान में माइक्रो इंडस्ट्री को दिया जाएगा। लेकिन उससे भी समस्या का निराकरण नहीं हुआ, क्योंकि देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ स्प्रेड। ये क्या है हम मुद्रा बैंक के लेक्चर में आराम से पढ़ेंगे। अभी के लिए जिसमें आपको बता दूं कि अगर कोई माइक्रो यूनिट ऐसा सोचता है कि मैं नया बुलडोज़र खरीद लूँ और वो ये मुद्रा योजना में पैसा लेने को जाएगा, तो ऐसा नहीं कि 15% या 16% ब्याज पे उसे मिलेगा, इट विल बी 20% और मोर। तो उतने ब्याज पे ये लोग लोन में पैसा लेने से डरते हैं। एंड बिकॉज दिस एमएसएमई इंडस्ट्री इट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू अवर जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपोर्ट्स। तो जब उनको ये बैंकों से अगर लोन में पैसा आराम से नहीं मिलेगा, देन यू कैन सी हाउ इट विल हर्ट आवर इकोनॉमी। मित्रों, बैंकों का काम है जनता से पैसा डिपॉजिट में लेना और ब्याज में वो पैसा घुमाना। लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी लिमिटेशन वाले लेक्चर में हमने देखा था कि बैंकों के डिपॉजिट ग्रोथ में पहले से कमी आ रही है, पीपल आर नॉट डिपॉजिटिंग मनी सफिशेंटली, एक समस्या। और उसके सामने जो पैसा लोन में पहले दे दिया था, तो वहाँ पर भी रीपेमेंट एनपीए की समस्या है। अब ऐसे केस में जो बैंकों का बीच में जो स्प्रेड रहता है प्रॉफिट मार्जिन, तो सर्वाइव करने के लिए दे हैव टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट मार्जिन, राइट। जो पहले स्प्रेड वो रखते थे 1.6% एवरेज, वो 2016 में बढ़ा के उन्होंने कर दिया 2.7%। लेकिन फिर भी उनकी जो रिटर्न ऑन एसेट होना चाहिए वो इट इज़ लेस देन 1.5%। सर्वे ग्राफ से दिखाता है कि कैसे विश्व के अंदर बैंकिंग इंडस्ट्री की जो भी एसेट होती है, मतलब लोन वगैरह में जो पैसा घुमा रहा है, उसमें उनको रिटर्न एवरेज कितना मिलता है, तो अक्रॉस द वर्ल्ड इट इज़ 1.5% उनका मुनाफा दिखना चाहिए। बट भारत के अंदर आप देखिए कि वो ग्राफ ब्लैक एंड रेड कलर लाइन आप फॉलो करें, और वहाँ पर भी रेड मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक एक्सक्लूडिंग दी एसबीआई, तो एक समय तो ऐसा आ गया कि वो नुकसानी में चल रहे हैं। अब ये नुकसानी में चले उससे क्यों ये ख़राब चीज़ है। पंजाब नेशनल बैंक का आप केस देखिए, जब उन्होंने अपना शेयर इशू किया द फेस वैल्यू वॉज 100 रुपीज़। 2010 तक बढ़ते बढ़ते वो सेकेंडरी मार्केट शेयर मार्केट में वो शेयर बिक रहा था, 100 रुपये का शेयर बिक रहा था 1300 रुपये में। वाई? क्योंकि जब निवेशकों को ये चीज़ लग रही थी कि देखिए बूम पीरियड चल रहा है बिफोर दैट सब प्राइम क्राइसिस, और उसके बाद भी थोड़े समय तक उनको ये मंशा थी कि अब तो ये बैंक वाले बहुत ढेर सारा मुनाफा करेंगे और हमें ढेर सारा डिविडेंड में पैसा मिलेगा। हो सकता है आगे चल के पंजाब नेशनल बैंक वाले बैकेंड में कुछ छोटे सरकारी बैंक उसके अंदर मर्ज कर दिया जाए, तो अभी से हम अगर उसके शेयर पकड़ के रखें देन वी विल मेक सम विनफॉल प्रॉफिट आउट ऑफ दिस थिंग। तो बहुत ऊपर तक गया, बट उसके बाद ये एनपीए की समस्या जिसके चलते प्रॉफिटेबिलिटी कम होने लगती है, तो वही शेयर आप देखिए सेकेंडरी मार्केट में 2013 पहुँचते वक्त 480 एंड 2016 में 72 रुपीज़, मतलब जो फेस वैल्यू शेयर की थी 100 रुपये, उससे भी बिलो द फेस वैल्यू 72 रुपये में ये चीज़ बिक रही है। अर्थात कि जिसने 100 रुपये में ख़रीदा होगा वो अब बेचने जाए तो उसको नुकसान ही दिखे उसमें। क्योंकि अब देखिए 2015 का लास्ट क्वार्टर, तब पंजाब नेशनल बैंक ने बोला कि हमको 5300 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ है, और 2016 का थर्ड क्वार्टर तब बोला कि हमको हार्डली 207 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। अब इतनी बड़ी बैंक है, अरबों रुपए आप लोन में घुमा रहे हैं एंड हार्डली 200 करोड़ आप मुनाफा दिखाते हैं। अब उसमें भी बिकॉज गवर्नमेंट इज द मेजोरिटी शेयर होल्डर, तो डिविडेंड का ज़्यादातर पैसा वहाँ पर जाएगा, तो सामान्य निवेशक को तो बहुत कम पैसा आएगा, राइट। देयरफॉर पीपल आर एग्जिटिंग, अपना नुकसान भी करके ये निकल जाओ इधर से, सरकारी बैंक के शेयर में हमने पढ़ना नहीं चाहिए। प्रश्न इससे क्यों ये चीज़ खराब है। आप याद करिए कि
बासेल नॉर्म्स बोलते हैं कि 9% कैपिटल टू रिस्क वेट एसेट रेशियो होना चाहिए। सरकारी बैंकों के अंदर कुल रिस्क वेट एसेट देर आर 120 लाख करोड़, तो उसके सामने कैपिटल कितना होना चाहिए 9% के हिसाब से 10.8 लाख करोड़। लेकिन सरकारी बैंकों के पास केवल 9 लाख करोड़ हैं, तो मतलब एडिशनल 1.8 लाख करोड़ रुपीज़ आर रिक्वायर्ड एज रिकैपिटलाइजेशन। और हमने देखा कि इसमें से 70,000 करोड़ रुपीज़ सरकार देगी अंडर द इंद्रधनुष रोड मैप, बट वहाँ पर शर्त है कि बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द गिवन पब्लिक सेक्टर बैंक। तो अगर ये पंजाब नेशनल बैंक वाले ऐसे नुकसान ही कर रहे हैं तो स्वाभाविक है उनको तो पैसा कम ही मिलेगा आउट ऑफ दिस 27 पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो फिर उन्होंने कैपिटल मार्केट में जाके ज़्यादा पैसा उठाना पड़ेगा। अब वहाँ पर अगर उन्होंने शेयर इशू किए तो अब देखिए जो अभी के शेयर हैं वो भी बिलो द फेस वैल्यू बिक रहे हैं, तो नए शेयर इशू करेंगे तो निवेशक उसको ज़्यादा प्रतिशत रिस्पॉन्स देंगे नहीं, तो वो शेयर तो बिकने से रहें। देन दे हैव टू इशू बॉन्ड्स। लेकिन बॉन्ड में समस्या ये आएगी कि उससे पहले क्रेडिट रेटिंग होगा तो पता चलेगा कि ट्रिपल ए सीरीज़ गिल्ट एज सीरीज़ के तो बॉन्ड होंगे नहीं। ये पंजाब नेशनल बैंक खड्डे में गया तो ट्रिपल सी या डी सीरीज़ उसको रेटिंग मिलेगा। तो ऐसे बॉन्ड फिर बेचने के लिए दे विल हैव टू इशू हायर इंटरेस्ट 15% 18%। तो वैसे भी मुनाफा तो कुछ है नहीं और पैसा ब्याज में उनको देना पड़े किसी और को, तो सोचिए वो कितना, इट विल क्रिएट अ विशियस साइकिल एंड अल्टीमेटली इट मे हैपन दिस पंजाब नेशनल बैंक विल बी क्लासिफाइड एज अ वीक बैंक। और वहाँ पर भी हमने देखा कैटेगरी 1, 2 एंड 3, तो थर्ड कैटेगरी में आ जाएगा रिस्क थ्रेशोल्ड के हिसाब से। सो अंडर द RBI's प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क फिर इसको या तो बंद कर देंगे या किसी के साथ मर्ज कर देंगे। तो दिस इज़ एंटायरली मतलब कि ये अब सोचिए कितना खतरनाक चीज़ है। देयरफॉर ये PNB को भी अब आग लगी है तो जल्दी से कुछ बुझाने के लिए करो। सो प्रॉपर्टी चीजर में अब दे आर लीडिंग द पैक, सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी अटैच करने में वही कर रहे हैं अभी काम। एनीवेज ये ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम और उसके क्या परिणाम आ सकते हैं वो हमने देखा। नाउ इन द सेकंड सेशन वी विल सी कि NPA असल में चीज़ क्या है और उससे लड़ने के लिए अब तक हमने क्या क्या कदम उठाए हैं।